Hi dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 10th lecture of haloalkanes and haloarenes. So let's begin. Last lecture में मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें SN2 को फर्स्ट मैंने कवर किया। अब SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इन पर क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन SN1 कंप्लीट होने के बाद जैसे SN1 को कवर कर लूँगा, इसके बाद दोनों का कंबाइन क्वेश्चन कराएंगे और एक बार आप उसको स्टडी भी कर लोगे, दोनों को कंपेयर कर लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा उनमें डिफरेंस क्या है। फिर अगर क्वेश्चन आप कंबाइन रूप से करते हो तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा आप रिस्पांस दोगे। तो इसलिए जो है अभी SN1 को एक बार कवर कराते हैं, देन क्वेश्चन के लिए एक लेक्चर रखेंगे। तो SN1 रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इसे DN1 रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आप नाम जानते हैं। DN1 रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ऐसे DN2 रिएक्शन भी कहते हैं SN2 रिएक्शन को। तो आपने अभी तक ये देखा कि SN2 रिएक्शन में आपने देखा कि वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो आपको ये जानना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन थी और उससे कंपेयर करते चलना इस रिएक्शन को, जिससे डिफरेंस आपको बिल्कुल पता चलता रहे। जैसे SN2 रिएक्शन जब मैंने टीच किया था तो उसमें बताया था वह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, SN2 में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इट मीन दोनों सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन को चेंज अगर करें, चाहे आप एक को एक बार चेंज कर लें, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे वहां पर इन तीन बातों को यहाँ भी कंपेयर कर लो एक बार, फिर आपको नोट करा देंगे। यहाँ पर जैसे बताया कि SN2 में वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन थे, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है। आपने देखा था कि SN2 जो है SN2 रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होती थी। वहां पर ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट बनता था, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता था। यहाँ पर SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और जहाँ कार्बोकेटायन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस भी रहते हैं, तो यहाँ रीअरेंजमेंट भी होगा। और SN2 में आपने देखा था रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, कई डिफरेंसेस हैं और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं SN1 रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एक बार SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है SN1। इसमें फर्स्ट तो यही आपको नोट करना है कि 2 स्टेप रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन है।
फर्स्ट स्टेप जो है इसका स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस है। ये फर्स्ट स्टेप जो इसका है स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग, स्लो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। और इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही स्लो स्टेप होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अकर्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अकर, और यही स्लो स्टेप है। जहां पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वहां रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा वहां पर। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट पॉइंट, ये टू स्टेप रिएक्शन है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ओनली वन कार्बोकेटायन बनता है, ओनली वन कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन कार्बोकेटायन। जहां पर वन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वहां टू ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होता है। तो यहां पर टू ट्रांजिशन स्टेट इज अकर्स। ट्रांजिशन स्टेट, टू ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट। टू ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ट्रांजिशन स्टेट जो प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो है अनस्टेबल स्टेट ऑफ कंपाउंड होता है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होता रहता है। ये अनस्टेबल होता, हाईली एनर्जाइड होता है, इसकी एनर्जी अधिक होती है। आप वैसे भी जानते, जो अनस्टेबल है इट मीन्स उसकी एनर्जी अधिक होगी, तभी अनस्टेबल होगा। तो SN1 देखो, ये जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे SN1 में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि SN2 में क्या देखा था कि वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ SN2 में। लेकिन SN1 में क्या आप देख रहे हो कि ओनली रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रेट डिपेंड्स अपॉन rate of reaction depends upon only
concentration of substrate पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते, देखो रेट dx बाई dt, रेट को हम लोग dx बाई dt या आप dc बाई dt लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान दे रहना। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो रेट इक्वल टू अगर करें तो k एक कांस्टेंट मिलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं, ये सबस्ट्रेट होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर एक रिएक्शन के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताएं तो आप उसको देखें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है टर्सरी हैलाइड, क्योंकि हम लोग चैप्टर हैलाइड की स्टडी कर रहे हैं तो हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। SN1 SN2 रिएक्शन हैलाइड भी शो करता है, एल्कोहल भी शो करता है, एमाइंस में देखा जाता है, ईथर में देखा जाता है। तो हम लोग चूंकि अल्काइल हैलाइड की स्टडी कर रहे हैं तो ओनली अल्काइल हैलाइड को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि टर्सरी हैलाइड, कोई टर्सरी हैलाइड आप ले लो एक बार। टर्सरी हैलाइड बेस्ट रिस्पांस देता है SN1 रिएक्शन का। तो SN1 रिएक्शन अगर कोई टर्सरी हैलाइड हम लेते हैं, जैसे R1 R2 R3 कार्बन, और कोई भी हैलाइड ले लो, H ले लो। अगर ये टर्सरी हैलाइड लेते हैं, इसमें SN1 बेस्ट देगा, सेकेंडरी में इससे कम SN1 रिएक्शन शो करेगा, एंड प्राइमरी में और कम SN1। आप जानते हो कि प्राइमरी हैलाइड होगा तो SN2 रिएक्शन को शो करता है। जितनी डिग्री कम होगी हैलाइड की वैसे उसका SN सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है, SN2 हो जाएगा। और टर्सरी में देखो SN1 रिएक्शन शो कर रहा है या DN1 रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर ये रिएक्शन हम दिखाएं, सपोज करो कि ये रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हुए दिखाएं, इसमें न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो किसी प्रकार से, कोई भी। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे SN2 में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता था SN2 रिएक्शन को, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल चलेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल जो है रहेगा तो भी SN1 रिएक्शन देगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो R1 R2 R3 OH, ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर रेट निकालना हो, इस रिएक्शन का रेट निकालना हो, तो रेट हम लोग ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के, और यहाँ पर R1 R2 R3 एंड X इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से रेट हम लोग दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है, ये SN1 रिएक्शन। ऑब्वियस फ्रॉम एबव वैसे आप लिख लें, ऑब्वियस फ्रॉम दिस, ऑब्वियस फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction, equation of rate of reaction, equation of rate of reaction, equation of rate of reaction, kinetic of this reaction
काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन इक्वल टू 1 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक ऑफ, ये कामा कर देना, काइनेटिक ऑफ SN1 रिएक्शन इज 1, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। आप ये भी कह सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। समटाइम मॉलिक्यूलरिटी के टर्म में ये लिख दिया जाता है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन, समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भी 1, ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है इसके। नेक्स्ट देखो, एक्चुअल रिएक्शन इसकी जब होती है तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या फीचर और भी है इसके। अगर हम लोग जो हैलाइड है, अगर हैलाइड को कायरल हैलाइड लेते हैं, मींस कायरल कार्बन अगर है प्रेजेंट है, कायरलिटी है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है जनरली कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिव अगर कंपाउंड लेते हैं तो ये देखा जाता है जो प्रोडक्ट होता है रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलता है, रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलता है। जबकि SN2 में क्या देखा था कि जब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन वाला हैलाइड लेते थे, कायरल कार्बन का हैलाइड लेते थे, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता था, इन्वर्जन होता था। यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा। यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत से टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, जैसे PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो उसके प्लेन को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, जरूरी है, मतलब जनरली ऐसा, और सम एक्सेप्शंस आल्सो प्रेजेंट। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव अगर लेते हैं, इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टेकन, हाइलाइट लिखो तो बेस्ट है, क्योंकि हाइलाइट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। हाइलाइट टेकन इन SN1 reaction, then obtain racemized product, racemized product। रेशिमाइज से क्या सेंस है, इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट आप लिखें और अच्छा आप समझ सकते हैं इसको। इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट, इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट से क्या सेंस है, इस चीज को समझ लें कि जो कंपाउंड जैसे कायरल कंपाउंड है, कायरल हैलाइड है, अगर उसकी रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा वह जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो मिरर इमेज भी उसमें मिलेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन बनने के बाद
आप देखोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा बोथ साइड से अटैक करता है। जैसे SN2 में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल ओनली वन साइड से अटैक करता था, बैक साइड से 100% इन्वर्जन मिलता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन फर्स्ट बन जाता है। जब कार्बोकेटायन बन जाता है तो प्लेनर कंपाउंड, प्लेनर स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। प्लेनर स्ट्रक्चर पर आप देखोगे कि बैक साइड से जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतनी ही फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वहाँ आइडियली अगर देखें तो 50% जो है रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो होगा अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जनरली जो आप बताओगे कि 50% चांसेस रहते हैं रिटेंशन के, 50% चांसेस रहते हैं इन्वर्जन के। जब इन्वर्जन की बात करूं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जिस साइड में हैलाइड लगा है उसके अपोजिट से न्यूक्लियोफाइल आएगा। और जब रिटेंशन की बात करूं तो आपके माइंड में आए जिस साइड में हैलाइड था उसी साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि पहले कार्बोकेटायन बन गया था तो इससे दोनों साइड से अटैक करने की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपको बताया कि ये आइडियल, मतलब हम कहते हैं 50-50% दोनों प्रोबेबिलिटी है रिटेंशन एंड इन्वर्जन की, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इन्वर्जन प्रोडक्ट ही ज़्यादा मिलता है, बैक साइड अटैक का प्रोडक्ट ही ज़्यादा मिलता है और रिटेंशन कम मिलता है। उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से R1, जैसे एक रिएक्शन ले लो CS2D CS3, इसको आप बनाओ इस प्रकार से। CS3 को डॉट लाइन पर दिखाओ और C2H5 दिखा लो, यहाँ पर X दिखा लो। ये देखो कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन है और यहाँ पर H2O से रिएक्शन कर रहा है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर अटैक करेगा और ये पहले आप जानते हो कि इस रिएक्शन में पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा। ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और एक कार्बोकेटायन ये फॉर्म हो तो आपके माइंड में होना चाहिए 2 ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये जरूर माइंड में रहना चाहिए। तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, इंटरमीडिएट आप कह सकते हो कार्बोकेटायन है। ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन में देखो ये डिफरेंस है। मान लो कभी आपके माइंड में ऐसा आता है कि इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट को आप सॉल्यूशन से या रिएक्शन से अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। वो एक इमेजिनरी है कि मतलब ऐसा रिएक्शन में इस प्रकार से प्रोसेस हुआ होगा, ऐसा आप थिंक करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसको आप सेपरेट कर सकते हो, रिएक्शन से इंटरमीडिएट को अलग कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप जानते हो एक स्टेबल कंडीशन है इसकी। अब इसमें देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये भी हमें ध्यान देना है कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। जबकि आप रिएक्टेंट को देख रहे हैं, रिएक्टेंट टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। इसके चारों बॉन्ड देख रहे हो कि एक प्लेन में नहीं है, ये 2 बॉन्ड एयर में। इस प्रकार से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लास्ट टाइम आपको दिखाया था SN
SN2 रिएक्शन बनाते समय, तो वो आपको दिखाया था स्ट्रक्चर। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, मींस प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप स्टडी कर रहे हो प्लेन ऑफ पेपर पर इमेजिन कर सकते हो या बोर्ड पे इमेजिन कर सकते हो। तो ये प्लेन पर है, इस प्रकार से है। तो अब देखो, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पर है प्लस चार्ज, सपोज करो इस प्रकार से है ये, तो आप देख सकते हो ये बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी अटैक बराबर किया जा सकता है। जिधर एक्स है इधर से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से मान लो कोई अटैक होता है तो फ्रंट से अटैक होने पर प्रोडक्ट जो होगा रिटेंशन होगा। इफ न्यूक्लियोफाइल attacks from front side, फ्रंट साइड से अगर अटैक करता है तो इसी को हम लोग रिटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन, ये आपको याद रखना है, रिटेंशन। और फ्रंट साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड से अटैक किया तो इसको आप रिटेंशन बोलोगे। टर्मिनोलॉजी ये आपको याद रखना है। और ये कंपाउंड बनेगा, फिर आप जानते हो कि कंपाउंड सीधा सीधा CH2DCOH इसी साइड में आप लगाओगे। जिस साइड में हाईलाइट था उसी साइड में OH को लगाओगे, और जिस साइड में CH3 है उस साइड में CH3 को लगाओगे। वेज एंड डैश, डैश इसको कहोगे, वेज इसको कहते हो आप, सॉलिड वेज के नाम से जानते हो, C2H5 है। और आप ये भी जानते हो जो डैश वेज होता है, जो डैश डैश से शो करते हैं, उस पे स्मॉलर ग्रुप को लगाया जाता है। अब यहाँ पर इसके कंपेयर में, चूंकि ये ड्यूटेरियम है तो इसके कंपेयर में ये हैवियर हो गया, ये भी है एक हैवियर ग्रुप है। तो आप जानते हो जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसे ही डैश बेस पर लगाते हैं और सॉलिड बेस पर हैवियर लगाते हैं, और अदर पे हैवियर रहेगा। लेकिन इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हाइड्रोजन होता है, देखो हमेशा डैश बेस पे हाइड्रोजन को लगाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना। ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। एक इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको दिखा दें कि इन्वर्जन, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, if nucleophile attack on back side, तो इसको आप, इस प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिखोगे आप, OH को इस साइड में कर दोगे और C को इस साइड में, और CH2D इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। इसमें चेंज करोगे डैश बेस और सॉलिड बेस की पोजीशन चेंज करोगे आप, C2H5 यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर आप डैश बेस को लिखोगे CH3। तो कुछ इस प्रकार का होगा प्रोडक्ट। और इसको जब बैक साइड से होता है अटैक तो इसको हम लोग जानते हैं इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जन। और एक पॉइंट और आप यहाँ पर जाने, यहाँ जो रिटेंशन होगा, रिटेंशन में हमें एक रेसिमाइजेशन की बात की थी, इनेंशियोमर की बात की थी। इनेंशियोमर का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड का जो मिरर इमेज हो, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज इज नोन एज इनेंशियोमर। तो यहाँ इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट मिलता है आपको। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अलग से इसको, इनेंशियोमेरिक पोजीशन, इनेंशियोमर किसको कहेंगे या रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट क्या है। जैसे इस प्रकार से देखें, इसी कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को लेकर दिखा रहा हूं जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर CH2D C। ये बेस लाइन को आप दिखाना चाहें, डैश बेस को इस प्रकार से डैश लाइन को दिखा सकते हैं CH3। इस प्रकार को, इस प्रकार से सॉलिड बेस को दिखा सकते हैं आप
C2H5 OH। सपोज करो कि एक मिरर हम रख दें, एक मिरर, तो इसका क्या इमेज बनेगा? मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोजेबल। नॉन सुपरिम्पोजेबल का मतलब होता है अगर किसी भी कंपाउंड को इस प्रकार से रखें, उसके इमेज को उठाकर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट पर रखें कि एक दूसरे को कवर न कर पाए, कंप्लीटली ग्रुप या एलिमेंट कवर न कर पाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट है, नॉन सुपरिम्पोजेबल है। मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोजेबल। जैसे ये देखिए, अगर इस प्रकार से हम रखते हैं तो यहाँ पर लिटिल फिंगर पर आती है, इंडेक्स पर आती है, मिडिल फिंगर पर आती है, फोर फिंगर पर आती है। तो इस प्रकार से देखो, ये कैसा है कि ये अरेंजमेंट कहेंगे कि सुपरिम्पोजेबल है, सुपरिम्पोजेबल। लेकिन अगर ऐसे इसको रख देते हैं तो देखो, लिटिल फिंगर जो है और रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर केवल एक पर आई और सभी देखो डिफरेंट हो गए। तो ये इस प्रकार से अगर मिरर इमेज आता है तो इसको हम कहते हैं नॉन सुपरिम्पोजेबल। जैसे बटन को आप देखोगे तो ये सुपरिम्पोजेबल हमेशा आएगा, लेकिन अपना इमेज जब देखोगे मिरर में तो आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड नजर आएगा। तो आपका इमेज जो मिरर में बनता है, प्लेन मिरर में, वो नॉन सुपरिम्पोजेबल होता है। तो ऐसे देखो, ये नॉन सुपरिम्पोजेबल, जैसे पी को बनाओ, पी को अगर मिरर के सामने रखो तो ये कैसा बनेगा? इस प्रकार से क्यों दिखेगा? पी क्यों दिखेगा? तो ये अगर यहां से उठा के इसके ऊपर रखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा। तो नॉन सुपरिम्पोजेबल का मीन होता है कि इमेज को अगर उठा के ऑब्जेक्ट पर रखो, उसको कवर न कर पाए कंप्लीटली, तो नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज है तो उसको आप दोनों कंपाउंड को जो एक दूसरे से नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज लग रहे हैं, वो आपस में इनेंशियोमर कहलाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर यह आप कह सकते हो को रेसिमाइज प्रोडक्ट है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया, तो इसका अगर इमेज फॉर्मेशन करें तो यहाँ OH जितनी डिस्टेंस पर है, मिरर इमेज आप जानते हो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी दूर पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखो, लिखने का तरीका तो C हमें ऐसे लिखना चाहिए, देखो रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन C और जो साइड है, साइड ग्रुप है, साइड एलिमेंट है, केवल उसमें पार्शियल हम लोग शिफ्टिंग दिखाएंगे, अदर शिफ्टिंग नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअल होता ऐसा है, मिरर इमेज होता तो C ऐसे होता, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही दिखाएंगे, इमेजिन कर लेंगे ऐसा कि हुआ होगा। तो यहाँ पर केवल लेटरल शिफ्टिंग दिखाएंगे, इसको भी डायरेक्ट आप ऐसे ही दिखाएं, जबकि एक्चुअल ऐसे नहीं है। एक्चुअल ये लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 2 और D इस प्रकार से। तो आप ऐसे न लिखकर इसको आप सीधा सीधा लिखते हैं। बुक में भी देखोगे तो ऐसे ही लिखा गया होगा, लेकिन वहां पर भी इसको मेंशन किया होगा जैसा मैं बताया। और इसको आप देखो, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जितनी थी उतनी डिस्टेंस रहनी चाहिए, C2H5 इधर हो जाएगा। ये सॉलिड बेस की पोजीशन चेंज हो गई देखो, और डैश बेस की पोजीशन जो है ये चेंज हो गई। तो ये इसका मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज को ही हम लोग रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट कहेंगे, या आप कहें इसको इनेंशियोमर कहेंगे, इनेंशियोमर। तो इस प्रकार से आपने इनेंशियोमर को भी जान लिया, और ये रेसिमाइज प्रोडक्ट होगा। ये यहाँ पर बनेगा बेटा, यहाँ पर ये बनेगा एक्चुअल कि रेसिमाइज प्रोडक्ट, और इन्वर्जन भी बनेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट जब बात आएगी, जैसे मैंने कहा कार्बोकेटायन है तो 50% चांसेस है, जो है 50% चांसेस है रिटेंशन के, 50% इन्वर्जन के। तो ये तो आइडियल कंडीशन में ऐसा होगा,
लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल ये होता है कि इसका परसेंटेज ज्यादा होता है हमेशा जो है रिटेंशन प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट लिखना, अमाउंट ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया है मैंने। अमाउंट ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिटेंशन। क्यों ऐसा होता है इसको भी बता दें आपको। क्योंकि आप देखो, जैसे कार्बोकेटायन जब ये लीक करेगा, यहाँ पर हैलोजन लीक करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये जब लीक करेगा कार्बोकेटायन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक मीन क्या है आप ये जाने कि पोलराइजेशन तो हो, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एक जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उनके बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता बॉन्ड का, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलर जो सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक कह दें, इसका मतलब ऐसा सॉल्वेंट पोलर तो हो लेकिन H आयन देने की क्षमता हो उसमें, वो H आयन सॉल्यूशन में दे, या H आयन सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे वाटर के अंदर H आयन प्रेजेंट रहता है, वो H आयन माइनस होता है, H3O प्लस के फॉर्म में होता है, H2O के फॉर्म में रहता है, ये सभी फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जो भी वाटर हम लोग लेते हैं। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब H आयन देने की कैपेबिलिटी हो, H प्लस जिसमें देने की कैपेबिलिटी हो, ऐसा पोलर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं पर देखा तुरंत समझ जाओ कि ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो ये पॉइंट भी इंक्रीज कर लेना, जो पॉइंट मैंने बताया उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर टू SN1 रिएक्शन। तो ये बात भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा ये इनेशियोमर वगैरह बताया, ये आपको लर्न रखना है बिल्कुल। और ये बता रहा था कि क्यों इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है, इस चीज को समझो। जब ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ये आयंस बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा जो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये जबकि ये sp3 था, टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जब कार्बोकेटायन बनाएगा तो ये X कहीं यहीं कहीं इसके पास रहेगा, ये X यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडराता रहेगा। जैसे जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आएगा तो ये रिपेल कर देगा, तो इसके चांसेस क्या रहेगा कि बैक साइड से ज्यादा चांसेस रहेगा, इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट इसमें ज्यादा मिलता है। एक्चुअल में ये होता है। और वैसे आइडियल की कंडीशन की बात करो तो 50-50% चांसेस रहते हैं। तो ये ध्यान दिए रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा प्रोडक्ट इसमें ज्यादा होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है। SN2 में भी देखा था तो इन्वर्जन 100% मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो SN1 के बारे में आज मैंने डिस्कस किया। देखो बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया, लेकिन कोशिश किया कि आप इसको समझें, और इसको और SN2 दोनों को आप पढ़ कर आओगे। नेक्स्ट जो वीडियो जब हम आपके सामने होंगे तो क्वेश्चन बहुत से कराएंगे, जो कि मेडिकल के भी होंगे, IIT के भी, NDA, और इसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब कराएंगे। तो आप जब अच्छे से पढ़ के आओगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप अच्छा कर पाओगे।
तो बस आज यहीं तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।